मेरे पास एक बुकलेट रखी हुई है, मैं उसको चाहता हूं मैं भी मंगा करके और आपको उसमें पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजें बताऊंगा। ये पूरी किताब छाप दी है और कल इस चीज को दिखा रहे थे। मैं बता रहा हूं कि इसमें काला कानून क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहला कानून, 3 कानून है ना, पहला, और सबको इस बात को सुनना चाहिए ताकि अगर कोई पूछे तो उसको जवाब दिया जाए कि इसलिए हम काला कानून कहते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि इस कानून को खत्म करो। मैं बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, मैं कोई तफसीली बात नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इसमें नंबर 1 कानून क्या है? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 या नया मंडी कानून। पहला, आसान जबान में इसको हम कह सकते हैं नया मंडी कानून 2020। नंबर 1 कानून, 3 कानून है। जो लोग सुन रहे हैं उसको नोट कर लें। मैं ये कह रहा हूं जो भी साथी हमें सुन रहे हैं इस वक्त वो इसको नोट कर लें ताकि अगर कोई पूछे तो आप जवाब दे सकें, आप बता सकें। तो पहला कानून क्या है? पहला है नया मंडी कानून। इसको आसान भाषा में कह दें, वरना तो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, ये है जो लोग देख रहे हैं। और आसान इसको कैसे कहेंगे? नया। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कहा गया है कि इस कानून से सरकार ने निजी कंपनियों को मंडी से बाहर अपना खरीद केंद्र खोलने, गौर से सुनिए, इस कानून से सरकार ने निजी कंपनियों को मंडी से बाहर अपना खरीद केंद्र खोलने, अपनी निजी मंडी बनाने या देश भर में कहीं के भी किसान से सीधे खरीद करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही खरीद बिक्री पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके बाद कहा गया इसमें कि कंपनियों को कहीं से भी खरीदी गई उपज को देश के किसी भी कोने में बेरोक टोक बेचने का अधिकार भी दिया गया है। इसके लिए किसी राज्य या केंद्र से कोई लाइसेंस या परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी। ये इसमें कहा गया। इसमें दलील क्या दी जाती है कि किसानों को छूट दे दी गई है कि कहीं भी अनाज बेचे। और 2 बातें हैं, देखिए, आप कह रहे हो कि ये छोटे किसानों के लिए। कल आपने कहा कि 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 बीघे से 2 बीघे या 2 बीघे से 4 बीघे तक जमीन है। ये उनके फायदे के लिए है। अब आप बताइए कि जो पहला कानून है जिसमें आप कह रहे हो कि ये कहीं भी अब मुल्क में बेच सकते हैं, तो 1 बीघे वाला 2 बीघे वाला किसान कहां लेकर जाएगा? किस गाड़ी में? क्या वो साइकिल से लेके जाएगा दूसरे स्टेट? क्या वो साइकिल से उत्तर प्रदेश से गुजरात में माल बेचने जाएगा? क्या वो बिहार से माल बेचने के लिए महाराष्ट्र जाएगा? साइकिल से जाएगा? कैसे जाएगा? वो कैसे मंडी में पहुंचेगा? फिर आपने खुली मंडी बनाने की बात कह दी। आपने कहा कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। आप बताइए, जब ये अलग से आपने मंडी बनाने की बात कर दी, अलग से स्टोर बनाने के लिए आपने कह दिया, अलग से खरीदारी करने के लिए कह दिया और सबको छूट दे दी, तो आप बताइए कि एमएसपी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एमएसपी तो अपने आप ही दम तोड़ देगी, क्या नहीं तोड़ देगी? मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। बिल्कुल ये वैसे ही हो रहा है कि जैसे आप सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हो और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हो, तो इसमें जो एससी एसटी को रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो दम तोड़ देगा। जब नौकरी ही नहीं रहेगी सरकार में, जब एजुकेशन सिस्टम में सरकारीकरण नहीं रहेगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो आप बताइए कि रिजर्वेशन बचेगा कैसे? बिल्कुल वैसे ही
एमएसपी तो रहेगा, लेकिन वो किस काम का रहेगा? उसको आप लाचार बना रहे हो, उसको आप अपाहिज बना रहे हो, उसको आप कमजोर बना रहे हो। और मंडी खोलने, और इसका बेहतरीन उदाहरण ये है कि अडानी ने एक बहुत बड़ी स्टोरेज जो है वो हरियाणा में बनाई, अभी पास हुई, मतलब पास कर दिया गया है उसको। और इस तरीके से कई स्टोरेज बन रहे हैं, और आप उस पर टैक्स नहीं ले रहे हैं। किसको ये फायदा होगा? क्या 1 बीघे वाले पे टैक्स लगता था? क्या 2 बीघे? मैंने तो कभी नहीं सुना किसान को। मैंने तो उन किसानों को देखा बेचारों को, 1 बीघे 2 बीघे वालों को, कि उन्होंने अपना सब्जी उसमें बोली, मिर्चा बो लिया, प्याज धनिया बो लिया, और उसमें से तोड़ा और बाजार में लेके बैठ गए एक झाबे में, और बैठ करके उसको बेच लिया। शाम में पैसा मिल गया तो उससे आटा दाल चावल ही सब आ गया। मैंने तो ऐसे किसान देखे हैं। आप उनके फायदे की बात कर रहे हो, उनको कहा ये टैक्स में जो आप छूट दे रहे हो, ये किसको दे रहे हो? ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि चंद मित्र हैं, जाहिर सी बात है, लगता तो यही है कि आप चंद मित्रों को ही फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हो। मैं और बात करना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसमें, और मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात इसमें करना चाहता हूं। ये बात सही है, इसमें भी ये बात कही गई है कि बिचौलिए हैं, बिचौलिए मंडी में हैं, जो सस्ता माल लेकर के और मंडी में महंगा माल बेच देते, बिचौलिए हैं। तो बिचौलियों को खत्म करने के लिए कानून सख्त बना दीजिए, लेकिन मंडी खत्म करने वाला कानून नहीं कि प्राइवेट कंपनियां बाहर मंडी बना ले। तो आप उसमें सख्ती कर दीजिए, आप उसमें सख्ती कर दीजिए, आप उसमें कानून बना दीजिए, इसकी भी हिमायत की जाती है। आप देखिए कि आप कह रहे हो, अब इसमें लिखा हो कि सरकार केवल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करती है, जबकि देश में सैकड़ों किस्म की फसलों की खरीद बिक्री होती है। अगर सरकार ने सभी फसलों के लिए न्यूनतम यानी एमएसपी तय नहीं किया है तो मंडियों में उनके कम दाम पर खरीद की असली दोषी सरकार। आप बताइए, आप इस पे तवज्जो देते, इसमें बदलाव करते, तो मैं समझता हूं कि उससे किसानों को फायदा होगा। दूसरा कानून आ जाइए। पहला कानून तो ये था, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, संक्षेप में बताया है। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अधिनियम 2020। इसको आप आसान भाषा में कह लीजिए तो सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अधिनियम यानी कानून 2020। बधाई, अच्छा लग रहा है कि आप जो है कृषि सेवाओं में और मूल्य में इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है इसमें कि इस कानून के तहत किसान और उसकी फसलों या पशुओं के खरीदार के बीच फसल या पशु के तैयार होने से पहले ही करार हो जाएगा। सुन लीजिए, इससे पहले ही करार हो जाएगा, यानी पशु हो या इसमें फसल हो, पहले ही से तय हो जाएगा। और सुन लीजिए, ये करार एक फसल तैयार होने के समय से लेकर अधिनियम 5 साल, अधिकतम 5 साल तक, और पशु के मामले में पशु की पूरी उम्र तक के लिए किया जा सकता है। खरीदार कोई कृषि कंपनी, निगम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, थोक व्यापारी या निर्यातक हो सकता है। नंबर 3, इसके बारे में बात करने से पहले यह साफ करना जरूरी है कि किसान और खरीदार कंपनी के बीच जो भी करार होगा उसमें सरकार या किसी अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी न सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, न अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो सरमायाकार हैं, जो बड़े सनतकार हैं, जो कारपोरेट हैं, कारपोरेट जीवी की बात यहां पे आती है। ये उनके बीच में कोई नहीं बोलेगा, यानी
कृषि को चाहे इस तरीके से निचोड़ दे कारपोरेट सेक्टर, लेकिन कोई नहीं बोल पाएगा, सब खामोश तमाशाई बने रहेंगे। वो सरकार भी नहीं बोल पाएगी कि जिसको चुन करके लोग भेजते हैं, वो सरकार भी ऐसे खड़ी हो जाएगी। अदालत, आप बताइए कि जिस पर आज अगर किसी का सबसे ज्यादा भरोसा है हिंदुस्तानियों को, अपने शहरियों को, तो वो अदालत पर है, वो कोर्ट पर है, वो भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, अदालत भी खामोश तमाशाई बनी रहेगी। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे महाभारत में आपने देखा था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे बादशाह बैठे हुए थे, तमाशाई बने हुए थे, सबके हाथ बंधे हुए थे, कोई बोलने वाला नहीं था। अगर भगवान कृष्ण न आते तो आप बताइए क्या अनर्थ हो जाता। क्यों आप सबके हाथ बांध रहे हो? क्यों सबको आप रोक रहे हो? ये एक सवाल है। बिल्कुल, मैं इस सवाल करना चाहता हूं। इसमें और कहा गया है कि इन दोनों पक्षों के बीच विवाद की सुनवाई किसी भी अदालत में नहीं होगी। आप सोचिए कि अगर खरीदने वाला और बेचने वाले में कोई इख्तलाफ हो जाए तो कहीं अदालत में सुनवाई नहीं होगी। कहां जाएगा वो गरीब किसान? कहां जाएगा वो मजदूर किसान? किससे फरियाद करेगा? ना तो सरकार बोल पाएगी, ना तो अदालत बोल पाएगी, तो जाएगा कहां वो? ये तो बताइए आप। क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य, क्या इससे बड़ी बेबसी और कुछ किसान की हो सकती है? किससे फरियाद करेगा आप बताइए? किसके सामने गिड़गिड़ाएगा? किससे कहेगा? जब आपके पास जाएगा तो आप कह दोगे कि चूंकि कानून ये है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जब वो अदालत जाएगा तो अदालत में उसकी पिटीशन खारिज कर दी जाएगी कि हम इसको नहीं सुन सकते क्योंकि ये अधिनियम है। आप बताइए कितना मजबूर आपने बना दिया किसानों को। बिल्कुल, ये दूसरा कानून है, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर। आप सोच रहे होंगे मैं कितनी बड़ी बातें कर रहा हूं। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। इसमें और लिखा हुआ है कि करार पर हुए विवाद के बारे में किसान को कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं होगा। और इसके बाद देखिए कि इस कानून में किसान और खरीदार के बीच दो तरह के करारदाद हो सकते हैं, व्यापार करार और उत्पाद करार। इसमें भी बहुत गड़बड़ी है, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूं। इसमें एक जैसे करार हो गया, फसल आपकी ठीक हो गई, फिर आएगा वहां पे कैसे बिचौलिए इसमें पैदा हो जाएंगे। मैं आपको ये इसमें बताना चाहता हूं, इसमें लिखा हुआ है। आप कह रहे हो कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें बिचौलिए खत्म नहीं होंगे। इसमें बताया गया है कि बिचौलिए कैसे बनेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये दूसरा कानून अभी बता रहा हूं। इसमें बिचौलिए पैदा हो रहे हैं और कैसे पैदा हो रहे हैं। इसमें लिखा है कि सरकार दावा कर रही है कि इस कानून से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, फसल किसान से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचेगी। ये सरासर झूठ है। ठेका कानून के मुताबिक, सुनिए इसको, ठेका कानून के मुताबिक कंपनी के साथ करार करने के लिए किसानों को तैयार करने का काम कंपनी के एजेंट करेंगे। किसानों को तैयार करने का काम कंपनी के एजेंट करेंगे। इसमें लिखा है कि इन्हें कानून में कृषि सेवा प्रदाता कहा जाएगा। यानी जो एजेंट होगा, एजेंट कौन होता है? क्या वो बिचौलिया नहीं होता है? मैं भी और बताता हूं। इन्हें कानून में ये कानून बन रहा है, इन्हें कानून में कृषि सेवा प्रदाता कहा गया है। ये गांव के ही दलाल होंगे, जिनको हर किसान को फंसाने का कमीशन मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस में होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है? अब तो बाहर वाले फंसाएंगे। अभी तक तो चलिए कम से कम अपना ही भाई कुछ हासिल कर रहा था। हा? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एजेंट, बिचौलिए, ये है पहला बिचौलिया जो एजेंट के तौर पर आएगा और किसानों को फंसाने का काम करेगा। ये पहला बिचौलिया। दूसरा सुनिए, इसके बाद किसान को बीज, खाद, कीटनाशक जैसी तमाम लागतें मुहैया कराने वाले बिचौलिए कि कैसे कहां से मिलेगा,
आज आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आप जानते हो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के भी एजेंट हो गए हैं। कैसे? आप 20 रुपए में 30 रुपए में जाते हो ना छोटे छोटे डॉक्टरों को दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब सर में दर्द है, डॉक्टर साहब पैर में दर्द है, डॉक्टर साहब ये दवा दे दीजिए। 30 रुपए में वो आपको एक पुड़िया बनाकर दे देता है। लेकिन दरअसल अगर देखा जाए, मैं ये सबके लिए नहीं, लेकिन अक्सर ये होता है कि उनके एजेंट होते हैं। वो एजेंट कैसे होते हैं? वो आपको एक पर्चा बना के देते हैं कि आप यहाँ पे जाकर के एक्सरे करा लीजिए, यहाँ पे जाकर के ये करा लीजिए, यहाँ पे ब्लड टेस्ट करा लीजिए। उनके कमीशन बंधे होते हैं। लेकिन ये यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि ऐसा भी है कि हॉस्पिटल भी वो रिकमेंड करते हैं कि आप फला हॉस्पिटल में चले जाओगे, मैं बात कर लूंगा और वहां आपका बढ़िया हो जाएगा। बीमार आदमी दौड़ता हुआ चला जाता है। ये बिचौलिए तो हैं। इसी तरीके से इसमें होने जा रहा है कृषि में कि ये जो खाद है कीटनाशक है। और इसी तरीके से आप देखिए मेडिकल स्टोर भी तय हो जाते हैं कि फला मेडिकल स्टोर पे ये दवा मिलेगी, और वही डॉक्टर लिखता है कि जो मेडिकल स्टोर पे कमीशन देकर के दवाएं रखी जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मेरा सर और आपका जूता। क्या होता नहीं है? बिल्कुल। डॉक्टर के पास मैं अक्सर देखता हूं, एमआर जाता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और वो उनको गिफ्ट देता है। कारें तक डॉक्टरों को गिफ्ट में मिलती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी दवाएं लिखिएगा। बिल्कुल। महंगी दवाएं होती हैं और उसको डॉक्टर लिखता है, और वो मेडिकल स्टोर भी तय होते हैं कि वो हर जगह दवा नहीं मिलती है, और मजबूर होकर के मरीज जो है वो दवा खरीदने पर मजबूर होता है। बिल्कुल। उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं, काफी देर हो रही है लेकिन मैं अपनी बात बस खत्म करने वाला हूं कि ये बिचौलिए बन रहे हैं इसमें। तो ये दूसरा हुआ, कौन? जो आपके कमीशन पर काम करेगा वो होगा कीटनाशक, बीज और खाद वाला। आइए अब और आगे चलते हैं। अभी बिचौलिया खत्म नहीं हुआ है, फिर इसके बाद एक और बिचौलिया आएगा, फसल की निगरानी रखने वाले और किसान को सलाह देने वाले बिचौलिए। फसल पर निगरानी रखने वाले, यानी जब एक करार हो जाएगा तो आपकी फसल पर निगरानी रखी जाएगी, और जो निगरानी रखने वाला वो बताएगा कि आपकी फसल कैसी है। और जब ये बताएगा कि फसल कैसी है तो जाहिर सी बात है वो बिचौलिया होगा, वो आपसे किसानों को लूटेगा, किसानों से सलाह का पैसा लेगा। इसके बाद एक और बड़ा बिचौलिया आपके बीच में आता है। आप कह रहे हो कि हम बिचौलिए खत्म कर रहे हैं, एक और बिचौलिया बीच में आता है इसमें, और वो है जो सर्टिफिकेट देगा अच्छी फसल का, वो जो प्रमाणीकरण करेगा। क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं लगेगा कि ये फसल अच्छी है तब तक कंपनी उसको लेगी नहीं। बिल्कुल। तो वो जो प्रमाण देगा किसानों को, वो एक और बड़ा बिचौलिया है, वो भी रिश्वत खाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या इसमें ये बात गलत कही गई है? क्या जिन लोगों ने ये किताब लिखी है, जिन लोगों ने ये बात बताई है, क्या वो गलत कह रहे हैं? नंबर 3, इसी तरीके से जमाखोरी। नंबर 3 जो है कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, तीसरा कानून, इसको जरूर सुन लीजिए। इसमें कहा गया है कि यह कानून 1955 में बने एक कानून में फेरबदल करके बनाया गया। इसमें गेहूं, चावल जैसे अनाज, दाल, तिलहन, आलू और प्याज जैसी भोजन के लिए अनिवार्य चीजों को आवश्यक वस्तु में रखा गया था, और किसी को भी इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी करने की इजाजत नहीं थी। यानी जो 1955 में कानून बना था, मैं उसकी बात अभी कर रहा हूं इसमें। अब इन्हें इस दायरे से बाहर करके इनकी जमाखोरी करने की छूट दे दी गई। यानी जो 1955 में कानून था उसमें यह था कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते हो, और हमने भी दिल्ली में कई बार देखा, रिपोर्टिंग उसकी की कि कैसे छापेमारी होती थी। जो तेल रख लेते थे, चावल की जमाखोरी कर लेते थे, और उनको कई कई बोरे दिल्ली में पकड़े जाते थे, छापेमारी होती थी और उनको जब्त कर लिया जाता था कि जमाखोरी कर रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ती है। जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है, और इसका हमने अंजाम देखा है।
इसी गवर्नमेंट ने देखा है कि 200 रुपए किलो अरहर की दाल बिक गई। बिल्कुल। और जमाखोरी का नतीजा होता है कि 100 रुपए से ज्यादा में प्याज हमने बिकते हुए देखा है और कई हुकूमत चली गई। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो नया कानून बना है 1955 वाले कानून में जो तरमीम की गई, बदलाव किया गया है, उसने दरअसल जमाखोरी को छूट दे दी है। फिर इसके बाद लिखा है केवल युद्ध या आपदा जैसे हालात में ही सरकार इनकी जमाखोरी पर रोक लगा सकती है। बिल्कुल। यानी अगर कोई बड़ी आपदा आ जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, तभी जमाखोरी को रोका जाएगा, वरना ये लीगल हो जाएगा, लीगल टेंडर हो जाएगा। और आइए, तो इस तरीके से, और इसको कहा क्या जा रहा है, ये केवल सरकार विरोधियों का दुष्प्रचार है। देखिए इसमें लिखा है कि आइए कानून में लिखे उन शब्दों को भी पढ़ लें जिन्हें जमाखोरी रोकने में सबसे कारगर बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कानून कहता है जमाखोरी पर लगाम लगाने वाले आदेश किसी भी उपज का प्रसंस्करण करने वाले या उसमें मूल योगदान करने वाली प्रक्रिया में भागीदार व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे अगर उनके पास जमा भंडार प्रसंस्करण इकाई की क्षमता से ज्यादा न हो और निर्यातक के मामले में निर्यात की मांग से ज्यादा न हो। आप देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें और बहुत सारी चीजें इस किस्म की दी गई हैं। तो मैंने 3 कानून आपके सामने पेश किए और बताया कि कैसे जो है जमाखोरी को, ये काला कानून कैसे, सरकार कह रही है कि कोई ये नहीं बताता कि काला क्या है। आप बताइए कि जमाखोरी को आपने छूट दे दी, उसको लाइसेंस दे दिया, आप कह रहे हैं काला क्या? रहे यही तो काला है। बिल्कुल। कैसे बताया जाए कि काला क्या है? आप जो है नई मंडियां खोल रहे हो, पुरानी मंडियां उससे मांद पड़ जाएंगी, आप कह रहे हो काला क्या है? भाई मंडी आपने खोलने का आदेश दे दिया, आप जो है बिचौलिए पैदा कर दिया आपने, आप कह रहे हो इसमें काला क्या है? 4 बिचौलिए हमने बताया और अभी और न जाने कितने बिचौलिए पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। आप कह रहे हो कि इसमें काला क्या है? तो यही तो काला है।